Okay, good afternoon everyone. I hope you guys are doing great. चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन. टुडे विल स्टार्ट विथ एसे 570. कल हमने 560 खत्म किया था एंड 701 दैट इज की ऑडिट मैटर डिटेल में पढ़ा था. आज सबसे पहले ऐसे शुरू करेंगे एसए 570. दिस इज अ वेरी डिटेल्ड एंड यू कैन से काफी लेंदी ऐसे है. मतलब सेम जो मैंने कल स्टोरी आपको बताया था दैट दिस ऐसे वाज इन एक्सट्रीम डिटेल एट अ सीए फाइनल लेवल, उसको उठा करके एज इट इज इंटरमीडिएट लेवल पे इंक्लूड कर दिया है. फाइनल पे अभी सिर्फ उन्होंने समरी सा लिख करके दिया है. मतलब मान के चलिए दिस ऐसे 570 इज सेम फॉर इंटरमीडिएट एज वेल एज सीए फाइनल. कोई भी चेंज नहीं है. इट इज लाइक द सेम चैप्टर जो मैंने आपको कल दिखाया था जहां उन्होंने सिर्फ एक समरी को लिख के दिया है. मतलब जो क्वेश्चंस आज तक सिर्फ फाइनल में आते थे वो अब इंटर में भी आ सकते हैं. दैट इज वाई थोड़ा केयरफुल रहिएगा. पूरा डिटेल में आपको 570 एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले ये ऐसे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लॉजिक क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है वो समझिए. जनरली एक कंपनी के का मैनेजमेंट जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है दे प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस एंड ये अजम्पशन होता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस. और ये अजम्पशन अगर आपको लगता है सही नहीं है तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है, रीजनिंग भी देना पड़ता है. हमें एज अ ऑडिटर क्या समझना है? पहला चीज कि अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस तो ये अजम्पशन उनका अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये हमें सबसे पहले चेक करना होगा. नंबर वन, वी शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू अंडरस्टैंड कि अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन को यूज करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो वो अजम्पशन इन कंपनी के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा. दूसरा चीज, कभी कभी ऑडिट के दौरान हमें कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिल सकते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस मिल सकते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कंपनी में शायद एक मटीरियल अनसर्टेनिटी है. क्या है बच्चों? मटीरियल अनसर्टेनिटी, कि शायद गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है. मतलब यहां पर ना देयर इज नो 100% श्योरिटी, यहां पर अनसर्टेनिटी है जो कि मटीरियल है कि गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकता है. ये दोनों सिचुएशन को ऐसे 570 में कवर करना है. मतलब 570 का ऑब्जेक्टिव दो ही चीज को कैप्चर करना है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है तो उनका वो अजम्पशन जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा. एंड कोई ऐसा मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना कि कंपनी में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है. ये दोनों चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे 570 बनाया है. सबसे पहले मेरे साथ 570 में एक बार 1 मिनट के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा. 1D.82 ऐसे 570. रीड द ऑब्जेक्टिव विथ मी. बाद में इसको हम रिविजिट करेंगे पूरा ऐसे कंप्लीट करने के बाद. पढ़िए ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. किसके रिगार्डिंग? कि भाई मैनेजमेंट ने जो यूज किया है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इज दैट अप्रोप्रिएट और नॉट. मतलब अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो वो बराबर है कि नहीं है, ये कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा. और उसे ना एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद कंक्लूड भी करना है कि भाई मैनेजमेंट का अजम्पशन ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, ये कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. इस ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्लियर टू यू? इसके लिए हमको प्रॉपर रिस्क असेसमेंट भी करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे, एविडेंसेस भी ऑब्टेन करना पड़ेगा, रिपोर्ट पे इंपैक्ट भी कंसीडर करना पड़ेगा. सब कुछ आएगा पॉइंट नंबर 1 के अंदर. दूसरा चीज, हमें यह भी कंक्लूड करना है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस कि क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशंस विच में कास्ट significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. बहुत लंबा सेंटेंस है, समझिए. क्या कोई मटीरियल
अनसर्टिनिटी है, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, बट ऐसा प्रोबेबिलिटी है, और काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कुछ इवेंट्स को देखते हुए, कुछ कंडीशंस को देखते हुए शायद कंपनी में क्या आ सकता है, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा कोई अनसर्टिनिटी है क्या, यह हमें आइडेंटिफाई करके कंक्लूड करना है। ये दो चीजें ए एंड बी, इन दो के रिगार्डिंग ही पूरा 570 रिवॉल्व करता है। नंबर 1, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है गोइंग कंसर्न बेसिस पे, तो क्या उनका अजम्पशन अप्रोप्रिएट है। नंबर 2, क्या पूरे ऑडिट के दौरान ऐसे कोई इवेंट्स मिले हैं क्या, ऐसे कोई कंडीशंस मिले हैं क्या जो शायद हमें इंडिकेट करते हैं कि कंपनी में क्या हो सकता है, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम हो सकता है। ये दोनों चीजों को चेक करने के लिए, इन दोनों पे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए 570 को बिल्ड किया है। 570 क्यों है, ये पॉइंट नंबर ए एंड बी समझा क्या? इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? अब समझिए, मैंने आपके लिए एक सिंपल सा लिस्ट बनाया है फ्रॉम 570 पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें क्या मेजर चीजों पे फोकस करना है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, सबसे पहले 570 का नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। दो ही चीजें उसमें दिमाग में रखनी है, वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट, एंड दूसरा, क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये दोनों चीजों को चेक करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। किसका? ऐसे 570 का। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव भी बोलेंगे एंड ऑडिटर का क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलेंगे। ऐसा बोल देंगे ना, ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। किसके रिगार्डिंग, कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज किया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसके लिए प्रोसीजर लगाएंगे, एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। दूसरा रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ऑडिटर को फिर से प्रोसीजर लगा के एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती है जिसकी वजह से हमें डाउट आएगा कंपनी के एबिलिटी पे टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। वो दोनों चीजें मुझे पता होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे का यहां पर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे बहुत डिटेल में होता है ना, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी वो ऐसे को पढ़ते पढ़ते हम मेजर ऑब्जेक्टिव भूल जाते। इधर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहली बार आपको किसी ऐसे में स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव बताया है, बिकॉज यहां पर जब डिस्कशन करेंगे कहीं ना कहीं आप भूल ही जाओगे गोइंग कंसर्न में चेक क्या करना है। दैट इज व्हाई नोइंग व्हाट इज योर मेजर ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टू यू? थोड़ा ऐसे 570 का ऑब्जेक्टिव समझ में आया क्या? एक बात सोचो ना यार, जब मैं कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रेडी रहेगा, ड्राफ्ट नंबर्स मेरे को मिलेगा, तभी तो ऑडिट शुरू होगा। Do you agree with me or not? And majority companies में fundamental accounting assumption is going concern. मतलब ये तो उन्होंने गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग किया होगा, ये तो अजम्पशन होता ही है ना यार। एंड ये पता है कंपनी के डीआरएस में भी आता है। कहां पर आता है? डीआरएस। व्हाट इज डीआरएस? डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। मतलब ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होता है, इसीलिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो अजम्पशन जो है वो बराबर है या नहीं है। तो मुझे उसके अराउंड प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि कंपनी में कोई कंसर्न तो नहीं है जिसकी वजह से शायद गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। आपको उनके एग्जांपल्स देंगे, घबराइए मत, ये सिर्फ बेसिक सा ऑब्जेक्टिव था। इज दिस क्लियर टू यू? अब सर 570 का जो डिस्कशन है पूरा वो कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला चीज पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या पढ़ेंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट डिस्कशन इज ऑन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सुनिएगा, एज पर ऐसे 315 ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना होता है, बराबर है कि नहीं है? अब गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओगे? सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायर करके पूछिए, आप लोगों ने आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज किया है? मतलब आपने खुद अपने बिजनेस में गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया होगा बिफोर आई परफॉर्म असेसमेंट। इट इज लाइक सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कि सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। अकाउंटिंग करने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। तो इधर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पे अगर आपने बनाया है तो आपने खुद ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया होगा। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय द मैनेजमेंट। क्या होता है बच्चों?
बच्चों? प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय द मैनेजमेंट। ये असेसमेंट कौन करने वाला है? मैनेजमेंट करने वाला है। कोई एक आध बंदा रहेगा या कुछ टीसीडब्ल्यूजी के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया होगा कि हमारे बिजनेस में क्या कोई गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। ये वो लोग खुद से असेस करते हैं एंड वो असेसमेंट के बाद ना कुछ कंक्लूजन आता है। क्या आता है? कुछ कंक्लूजन। तो हम सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछेंगे, भाई आपने गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिया है, हाउ आर यू सो श्योर कि गोइंग कंसर्न बेसिस बराबर है? आपने कोई गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया है क्या? उन्होंने बोला हाँ किया है। तो मेरे को उनसे डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ेगा। आपने क्या असेसमेंट किया, क्या प्रोसीजर लगाया, आप लोग कैसे कंक्लूजन लगाए, मेरे को वो पूरे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कीजिए, वो मैं गो थ्रू करूंगा। अगर वो बोलते हैं नहीं हमने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया ही नहीं है, तो मैं उनसे पूछूंगा फिर आप कैसे श्योर हो कि आपका अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न बेसिस पे जो है वो बराबर है? मैं कैसे मान लूं कि आपका ये जो अजम्पशन है कि हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज करेंगे वो सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा मेरे को? मतलब मुझे उनसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके से इंक्वायरी करना पड़ेगा दैट हाउ आर यू सो श्योर अबाउट दिस, अगर आपने खुद से क्या नहीं किया है? असेसमेंट नहीं किया है। ये चीज नॉर्मली कवर होती है कहां पर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। जितना बोलता हूं वो रीड कीजिएगा, मार्क कीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस बताते जाऊंगा, वो आपने फोकस करते रहना है। आइए इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1D.84 पे आइए। पहले आपको एक हेडिंग मिलेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मार्क कर दीजिएगा SQ। पढ़िए मेरे साथ में क्या बोलता है। सर जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हो एज पर SA 315, ऑडिटर ये देखना चाहता है क्या कोई ऐसे इवेंट है या ऐसे कंडीशन है जिससे हमें शायद कंपनी के एबिलिटी पे डाउट आएगा दैट दे मे हैव अ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम। तो सर ये हम रिस्क असेसमेंट में कंसीडर करके चलते हैं। अब एक्चुअली में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? वो पॉइंट नंबर 2 है। मार्क कीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट। मार्क कीजिएगा पॉइंट नंबर 2 को, इंपॉर्टेंट। पढ़िए, ऑडिटर शैल डिटरमाइन, क्या मैनेजमेंट ने ऑलरेडी परफॉर्म किया है? क्या परफॉर्म किया है? मार्क द वर्ड preliminary assessment about the entity's ability to continue as a going concern। पहले मैनेजमेंट से पूछिए आपने कोई प्रॉपर गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया है क्या? देखिए, इफ सच असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म्ड, क्या हम मैनेजमेंट से डिस्कशन करेंगे आपने असेसमेंट कैसे किया है, क्या प्रोसीजर्स लगाए थे, आपके असेसमेंट का आउटकम क्या आया, उसका रिकॉर्ड्स दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन दीजिए। अगर आपने असेसमेंट किया है तो हमें प्रूव भी कीजिए आपका असेसमेंट क्या था। If assessment has been performed, auditor shall discuss the assessment with the management। and ये समझना चाहिए क्या मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया क्या चीज सर? ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस जो हमें इंडिकेट करते हैं that there can be a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। मतलब डिस्कशन मैनेजमेंट से ही कीजिए, क्या आपको इस असेसमेंट के दौरान ऐसा कोई इवेंट मिला है क्या, ऐसा कोई कंडीशन मिला है क्या जिसकी वजह से आपको लगता है आपके बिजनेस में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको ऐसे कोई इवेंट मिले हैं तो आपने उसको कैसे एड्रेस किया? मैनेजमेंट का प्लान क्या था टू एड्रेस? तो आपको पूरे सेंटेंस में कुछ कीवर्ड्स मार्क करने हैं। क्या क्या सर? असेसमेंट हुआ है क्या? अगर हां, क्या आपने कुछ इवेंट और कंडीशन को आइडेंटिफाई किया है क्या? क्या असेसमेंट हुआ है? तो डिस्कस करके उनको पूछो क्या आपने कुछ इवेंट और कंडीशन को आइडेंटिफाई किया है, और अगर मिला है तो आप कैसे उसको एड्रेस करने वाले हो। बाकी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्टिव से सेम आती जाएगी पूरी की पूरी। मेजर चीज क्या है? हैव दे परफॉर्म्ड असेसमेंट फॉर गोइंग कंसर्न? नंबर 1। अगर हां तो सर वो डिस्कशन कीजिए उन्होंने असेसमेंट के दौरान क्या कोई इवेंट और कंडीशन को ढूंढा है जिससे उनको लगता है गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर ऐसा प्रॉब्लम मिला है तो उसको आप कैसे एड्रेस करने वाले हो, ये आप किससे डिस्कस करोगे? मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे। अगर मान लो वो बोले हमने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया ही नहीं है, देखो नंबर बी, इफ सच एन असेसमेंट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म्ड, तो अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपने फिर गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रिपरेशन ही क्यों किया? मतलब ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट हाउ डिड यू
डिसाइडेड कि हम यूज करेंगे गोइंग कंसर्न बेसिस को फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, आई विल चैलेंज देम। फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे क्यों बनाया है जब आपने खुद असेसमेंट नहीं किया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हमें तो डाउट आएगा कि शायद कुछ क्या हो सकती है, इवेंट्स और कंडीशन हो सकती है जिसका इंपैक्ट आएगा ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। वो लैंग्वेज रिपीटेड है, मटीरियल अनसर्टेनिटी किससे आएगा? इवेंट्स और कंडीशन से, जिससे क्या होगा? डाउट आएगा किसके ऊपर? एंटिटी के एबिलिटी पे, दैट इट कैन कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। वापस डाउट किसकी वजह से आएगा? इवेंट्स और कंडीशंस, बट ये सर्टेन नहीं है, इसलिए क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी। किस पे डाउट आएगा? एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये सेम सेंटेंस ना 1000 बार लिखा है, क्योंकि वही चीज हमें चेक करनी है। पर क्रक्स क्या है पता है क्या? रिस्क असेसमेंट के दौरान आई एम लुकिंग फॉर दोज इवेंट्स और कंडीशंस जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम आएगा। तो पहले मैनेजमेंट से पूछो, तुमने कुछ असेसमेंट किया है क्या? उन्होंने बोला हां, तो उनका असेसमेंट डिस्कस करो। उनसे पूछो, डिड यू आइडेंटिफाई एनी इवेंट और कंडीशन, और तुम्हें मिले तो तुमने कैसे उसको एड्रेस किया? दिस इज माय पॉइंट नंबर ए। नंबर बी, इफ यू हैव नॉट परफॉर्म सच असेसमेंट, तो फिर आप गोइंग कंसर्न बेसिस यूज ही कैसे कर सकते हो? कैसे आप श्योर हो सकते हो कि कोई इवेंट कंडीशन नहीं होगा जिसकी वजह से आपके कंपनी के गोइंग कंसर्न के एबिलिटी पे क्या आ सकता है? प्रॉब्लम आ सकता है। इस पॉइंट नंबर 2 क्लियर टू यू? समझा क्या? सिंपल सा पॉइंट है, वापस से एक बार पॉइंट नंबर 2 को पढ़ लीजिए। अगर आपको समझा है तो बढ़िया होगा। आपको यहां पे 2 ही पॉइंट लिखना आना चाहिए, वो है 2 और 3। 2 को पढ़ लीजिए, 3 बहुत ईजी है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 देखो क्या बोलता है। सिंपल सा बात है, ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न रिलेटेड प्रॉब्लम तो कभी भी मिल सकता है। सो एज अ ऑडिटर यू शुड रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द एंटायर ऑडिट। कभी भी आपको ऑडिट के दौरान ऐसे कंडीशंस मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कंपनी में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 को मार्क कीजिएगा। ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द एंटायर ऑडिट एंड यू शुड कीप लुकिंग फॉर दोज इवेंट्स और कंडीशंस जिसका गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम आ सकता। सर ये इवेंट्स और कंडीशंस क्या होते हैं, अब वो डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट क्या आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर समझा क्या? अगर गलती से स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया? स्पेसिफिक क्वेश्चन किसके ऊपर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे। सुनना, पहले तो उठा के 570 का ऑब्जेक्टिव लिख देना। क्या लिख देना? इसीलिए सबसे पहले वो लिखा है आंसर में, पहले ऑब्जेक्टिव लिख देने का, फिर बोलने का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के दौरान ऑडिटर ने पहले मैनेजमेंट से पूछना चाहिए, हैव यू परफॉर्म्ड अ असेसमेंट फॉर गोइंग कंसर्न? फिर उसमें 2 चीज आएगा, अगर उन्होंने परफॉर्म किया है तो उनसे डिस्कस करो, उनको कोई इवेंट मिले हैं क्या, उन्होंने कैसे एड्रेस किए हैं, पॉइंट नंबर ए। नंबर बी, उन्होंने अगर रिस्क असेसमेंट नहीं किया है फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग कंसर्न, तो सर उनसे पूछिए किस बेसिस पे आपने गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो किया है। क्या ना, इसे आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 2 रिस्क असेसमेंट वाला पॉइंट आ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट लिख दीजिएगा, ऑडिटर शुड रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द एंटायर ऑडिट। ऐसा ऐड कर देना, ऑडिटर शुड मेंटेन दी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, वो ऐड कर देना। देखो रिस्क असेसमेंट ना एक सेंटेंस है, अब उसके लिए 3 मार्क का आंसर बिल्ड करना पड़ेगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट यूज कीजिए, उसमें ए एंड बी लिख देना। रिस्क असेसमेंट का पॉइंट लिखना, उसमें ए एंड बी लिख देना। एंड थर्ड पॉइंट, यू शुड रिमेन अलर्ट थ्रू आउट दी ऑडिट। ऐसे आंसर बिल्ड करना पड़ेगा। 570 बच्चों, बार बार मैं आपको फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अब ये इंटर में भी डिटेल में क्वेश्चन आएंगे, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है। ये ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली फाइनल में ही आया करते थे। इंटर में आज तक उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, गोइंग कंसर्न होता क्या, ये पूछ लिया एक बार तो शॉर्ट नोट, फिर एक बार दूसरा क्वेश्चन जो पूछा वो ये है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इवेंट्स और कंडीशंस के, मतलब क्या इवेंट्स और कंडीशंस है जिनसे हमको गोइंग कंसर्न में डाउट आ सकता है। दिस वाज
ऑलवेज अ कॉमन क्वेश्चन एट अ इंटरमीडिएट लेवल। ये इंटर में पूछते थे क्योंकि आपको गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, इसीलिए वो लोग नंबर 3 को इंटर में पूछते थे। बाकी रिस्क असेसमेंट फाइनल में आता था, एडिशनल प्रोसीजर फाइनल में आता था, कंक्लूजन तो सिर्फ फाइनल में आता था। अब इसमें से कुछ भी इंटर में आ सकता है, कुछ भी फाइनल में आ सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा ऐसे डिटेल में है ही किधर, इंटरमीडिएट के अंदर। इज दैट क्लियर टू यू? इसीलिए इन एसेस को डिटेल में कवर कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है इन एसेस पे आज तक बच्चों का ओल्ड सिलेबस में फोकस नहीं हुआ करता था। अब ये जो चैप्टर है 560, 570, 580, वो चैप्टर का वेटेज ही अच्छा खासा है। दैट इज व्हाई आई एम स्कैर्ड कि शायद यहां पे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये डेंजरस चैप्टर है मेरे हिसाब से। इसमें 260 भी है, 265 भी है, 560 भी है, 570 भी है, 580 भी है। 2-3 क्वेश्चन अगर डेंजरस आए ना, मतलब वो पेपर पूरा बाउंसर हो सकता है। ये अच्छे खासे एसेज है, यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल। क्या आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर समझा? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? पक्का? कैन आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? ठीक, अगला हेडिंग पे आइए, इसके बाद नीचे कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस जिसकी वजह से हमें लगता है कंपनी के एबिलिटी पे दैट इज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न में डाउट आ सकता है। ये एग्जाम्पल्स बहुत कॉमन क्वेश्चन थे इंटर में। इस बार मुझे लगता है ये एग्जाम्पल्स एमसीक्यू में आ सकते हैं। किस में आ सकते हैं? एमसीक्यू। 4 मार्क के लिए और अच्छे एरियाज बहुत सारे हैं। नाउ दीज एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट। इसके लिए थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। सर, इन्होंने एग्जाम्पल दिए, कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर है, कुछ ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स है एंड कुछ अदर इंडिकेटर्स है। याद सारे नहीं करने हैं, सब कुछ रीड करना है, समझना है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले मार्क करता हूं जो आपको बेयर मिनिमम पता होने चाहिए। ये वो इंडिकेटर्स है जो बोलते हैं कंपनी में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम हो सकता है। दे आर द इवेंट्स और कंडीशंस जो बोलते हैं शायद कंपनी में मटीरियल अनसर्टेनिटी है, दैट देयर कैन बी अ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम। एग्जांपल्स पढ़िए। फाइनेंशियल इंडिकेटर, सर ऑब्वियसली उनका ओवरऑल नेट लाइबिलिटी पोजीशन है, मतलब सर माय लाइबिलिटीज आर मोर देन माय एसेट्स। नेट लेवल पे लाइबिलिटीज आर मोर, ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव सिचुएशन। सर हमारे पास में फाइनेंशियल सपोर्ट जो है क्रेडिटर्स ने वो हटा दिया है। क्रेडिटर्स मतलब नॉर्मली हमारे सप्लायर्स। तो सप्लायर्स पहले हमें क्रेडिट पे गुड्स बेचते होंगे, अब उन्होंने बोला होगा सिर्फ कैश बेसिस पे गुड्स बेचेंगे, तो उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट क्या कर लिया? इनडायरेक्टली हटा लिया है। सर हमारे पास जो कैश फ्लोज है वो क्या होंगे? नेगेटिव हो गए होंगे। वो भी कौन से वाले? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। इसलिए हमको डर लग रहा है शायद कंपनी में फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरा हो सकता है। हमारे फाइनेंशियल रेशियोज क्या हो गए हैं? एडवर्स हो गए हैं। मतलब आपका डेट इक्विटी 2:1 नहीं 4:1, 5:1 जा चुका है। मतलब इट हैज रीच्ड द लेवल कि डेट का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वही आपके प्रॉफिट के नंबर्स मैचअप नहीं कर पाएंगे। वो इंटरेस्ट कंपोनेंट ही कवर करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। फिर देखिए, सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, या आपका एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? डिटीरियोरेट हो रहा है, मतलब फॉल हो रहा है, शायद वो पैसा जनरेट ही नहीं कर पाएगा। सर आपके क्रेडिटर्स को आप ड्यू डेट पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, लोन अग्रीमेंट्स को आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, मतलब टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो। सर पहले आपको क्रेडिट पे गुड्स मिलता था, अब कैश ऑन डिलीवरी हो गया है विद ऑल द सप्लायर्स। ये सब चीजें इंडिकेटर है कि कंपनी में क्या है? कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स है। क्या है? कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी पक्का डूब जाएगा। इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी जरूर है। क्या है इसका मतलब? अनसर्टेनिटी जरूर है। शायद कंपनी में क्या आ सकता है? गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। ये अनसर्टेनिटी भी ना बच्चों मटीरियल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इट शुड बी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट्स। इट शुड बी सो सिग्निफिकेंट कि हमें लगेगा शायद ये कंपनी डूब सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? पढ़िए ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। सर मैनेजमेंट चाहता है बिजनेस को बंद करना, ऑपरेशंस को सीज करना, मतलब क्लोज डाउन करना। आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट छोड़ के जा रहा होगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। सर आपका मेजर मार्केट खत्म हो गया है, आपके की कस्टमर्स कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, फ्रेंचाइजी लाइसेंस वगैरह कैंसिल्स हो रहे होंगे, लेबर डिफिकल्टी आ रहा है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दे में पुट अ सिचुएशन कि भाई लेबर डिफिकल्टी है। अब ये लेबर डिफिकल्टी डजंट साउंड लाइक अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सो इट हैज टू बी ईदर अ ऑपरेटिंग प्रॉब्लम और इट कैन बी अ अदर। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हिसाब से लेबर ऑपरेशंस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि भाई वो ऑपरेटिंग का पार्ट रहेगा, ना कि फाइनेंशियल का पार्ट रहेगा। समझा क्या? इसीलिए इनको एक बार रीड करके छोड़ देना चाहिए। ये इंडिकेटर्स पता होने चाहिए। अगर गलती से इंडिकेटर्स ही आ गया तो लॉटरी है। 2-2 लिखा तीनों के बारे में, फोकट में 4 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं पूछेंगे अभी। तुमको थोड़ा वो अज्यूम कर रहे हैं इंटरमीडिएट का बच्चा थोड़ा ज्यादा
इंटेलिजेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, तो आपसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बोलूंगा किधर पूछेंगे, इधर नहीं, रिस्क असेसमेंट या रिपोर्टिंग, दैट इज वेयर दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। 2 मिनट स्पेंड कीजिएगा, तीनों इंडिकेटर्स को पढ़ लीजिए। डन। वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 570 का ऑब्जेक्टिव क्या था? दो चीज सर, क्या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो यूज किया है वो बराबर है कि नहीं है, ये मेरे को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके कंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरा चीज, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, किसकी वजह से आएगी? इवेंट्स और कंडीशंस की वजह से, जो क्या इंडिकेट करती है? शायद कंपनी के गोइंग कंसर्न के एबिलिटी पे क्या आ रहा है? डाउट आ रहा है, दैट देयर इज अ डाउट अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये मुझे ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अब इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। तो रिस्क असेसमेंट में मुझे ये इवेंट्स और कंडीशन से ढूंढने का है, तो मैं ढूंढूं उसके पहले मैनेजमेंट को पूछो, तुमने तो ये खुद असेसमेंट किया होगा, हैव यू परफॉर्म्ड सच असेसमेंट? इफ यस, आपने क्या क्या इवेंट्स कंडीशंस ढूंढे, आपने कैसे एड्रेस किया, आपने क्या प्रोसीजर्स लगाए, उसका रिकॉर्ड्स दीजिए, डिस्कशन कीजिए। अगर उन्होंने ऐसा असेसमेंट नहीं किया है तो काउंटर क्वेश्चन कीजिए, आप किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज करते हुए अकाउंटिंग कर रहे हो, कोई ना कोई आपका और लॉजिक रहेगा, वो क्या है आप हमको बता दीजिएगा। तो ये तरीके से हमने नॉर्मली रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। दूसरा चीज, रिस्क असेसमेंट में हम ढूंढ क्या रहे हैं? इवेंट्स और कंडीशंस जो हमें बताएंगे कि गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है या हो सकती है, या तो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है या हो सकती है। व्हेन यू आर श्योर देयर इज अ प्रॉब्लम तो हम बोलेंगे गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है। व्हेन वी से वी आर नॉट श्योर बट देयर इज अ अनसर्टेनिटी, तो क्वेश्चन आएगा कितना मटेरियल अनसर्टेनिटी है, उसके लिए आपको ये एग्जांपल्स पता होने चाहिए। अदर में भी एक आध एग्जांपल पढ़ लीजिए। कुछ तो आपने सिग्निफिकेंट क्या किया है? नॉन कंप्लायंस किया। बार बार पेटीएम याद आता है मेरे को, लास्ट 15 दिन के अंदर अंदर, अभी लास्ट एक आध हफ्ते से बार बार उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। आप देखेंगे कल रात को नोटिफिकेशन आया, पेटीएम ने कमिटी बनाया है दैट सर हम इंश्योर करेंगे फ्यूचर में ऐसे कोई भी नॉन कंप्लायंसेस ना हो, वी हैव अ वेरी अग्रेसिव कमिटी। पहले क्यों नहीं बनाया? मतलब वर यू वेटिंग कि पहले आरबीआई हमें परेशान करेगा फिर हम सुधर जाएंगे? मेरे को पता नहीं, ऐसे पर्सनल फीलिंग आ रही है शायद आरबीआई छोड़ देगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई। डिस्क्लेमर, प्लीज खरीद वरीद मत लेना स्टॉक को, जस्ट माई अजम्पशन। इट लुक्स लाइक जिस तरीके से वो हेडविंड मूव कर रहा है, दैट पहले आप थोड़ा अपोलोजेटिक होकर के ट्विटर पे आते हैं, फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाते हैं, फिर आप कमिटी फॉर्म करते हैं, फिर एक छोटा सा एंटिटी खरीदने का, दिस इज ऑल मेरे हिसाब से एक पूरा टाइमलाइन बन रहा है कि कैसे आरबीआई ने एक्शन लिया, फिर हम पूरे सुधर गए हैं। एंड दिस विल बिकम एन एग्जाम्पल दैट आरबीआई इज स्ट्रॉन्ग, एंड इफ यू डू नॉट अग्री विद व्हाट आरबीआई सेज तो किसी के भी अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। एंड शायद लास्ट में मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग आ रही है, शायद आरबीआई बोलेगा ओके क्योंकि तुम सुधर गए हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। इट फील्स लाइक दिस। डिस्क्लेमर वंस अगेन, आई हैव नो क्लैरिटी, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, रिमेंबर दैट। मतलब अगर आप कोई नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर हो सकता है कि कंपनी में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। पेटीएम इज अ क्लासिक एग्जांपल फॉर यू बिकॉज ऑफ नॉन, अरे यार एचडीएफसी बैंक के साथ में हुआ है, मैं आपको वही बोल रहा हूं। एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इशू करने का राइट्स खत्म हो गया था, आरबीआई ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 months और मे बी अ ईयर।
उनको अलाउड नहीं था नया क्रेडिट कार्ड इशू करना। फॉरगेट अबाउट नया क्रेडिट कार्ड, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एड ऑन कार्ड। आपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड दिया है, उसके साथ में आप उसके जो आपके फैमिली के रिलेशनशिप में जो लोग आते हैं उनको एड ऑन कार्ड दे सकते हैं। कार्ड का नंबर वगैरह सेम रहेगा, उनका नाम का कार्ड हो जाएगा बस। वो एड ऑन कार्ड भी इशू करना अलाउड नहीं था आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से। एचडीएफसी बैंक को बैन कर दिया था। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से आरबीआई हैज बीन वेरी स्ट्रिक्ट, और बाद में बैन हटा दिया। ऐसा नहीं कि नहीं, आज आप क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते हैं एचडीएफसी बैंक से नया, बट 1-1.5 साल पहले तक ही बैन था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से आरबीआई ने हिस्टोरिकली ये बहुत बार किया है, ये कोई पहली बार चीज नहीं है। ऐसा उन्होंने बैंक्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिया है। पेटीएम तो छोटा सा है मेरे हिसाब से, यू कांट कंपेयर देम विद एचडीएफसी बैंक एंड ऑल, तो इट्स वेरी कॉमन, बट नॉन कंप्लायंसेस कैन रिजल्ट इनटू अ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम। दूसरा सर, कंपनी के अगेंस्ट में कोई पेंडिंग लीगल या रेगुलेटरी प्रोसीडिंग रहेगा, इफ सक्सेसफुल शायद क्लेम की वजह से कंपनी को बहुत मुश्किल हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, उनका टेलीकॉम ड्यूज जो था वो सिग्निफिकेंट अमाउंट पेंडिंग था, उनके बैलेंस शीट में पैसा ही नहीं था वो ड्यूज पे करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने उन्हें मौका नहीं दिया होता, उन्होंने वो ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करवा दिया, जिसकी वजह से उनको ड्यू पे करने की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। अदरवाइज अगर वो ड्यूज पे करने होते तो आइडिया वोडाफोन आज तक सर्वाइव भी नहीं करता था। कुछ पेंडिंग क्लेम्स एंड लिटिगेशंस इतने सिग्निफिकेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या आ सकता है, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। ये सबके सब ना एकदम अदर फैक्टर्स हैं, इसीलिए उनको अदर कैटेगरी में डाला है। बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग फैक्टर में आएगा, फाइनेंशियल नंबर से रिलेटेड है तो फाइनेंशियल फैक्टर्स में आएगा। जो अदर ही जनरल फैक्टर्स है, मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस, पेंडिंग लिटिगेशंस, ये सब कुछ कहां चले जाएगा बच्चों, थर्ड कैटेगरी में, दैट इज कॉल्ड एज अदर कैटेगरी। क्या आपको तीनों इंडिकेटर समझे क्या? दिस इज फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेटिंग एंड अदर। कैन आई प्रोसीड? सुनिए, देखिए क्या बोलता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंडिविजुअली पढ़ाया, एग्जाम्पल्स 3 होते हैं, कौन कौन से? फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड अदर। अगला स्टेप सुनने से पहले दिमाग लगाना, अगर मुझे कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर मिलते हैं या मुझे कुछ ऑपरेटिंग इंडिकेटर मिलते हैं, क्या एसी बंद करने का? जाके बंद कर दो ना, वो बटन रहेगा वहां पे, सीधा सीधा प्रेस टक। अगर मुझे कोई फाइनेंशियल इंडिकेटर मिलते हैं या ऑपरेटिंग इंडिकेटर मिलते हैं या अदर इंडिकेटर मिलते हैं जिससे मुझे लगता है गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम लोग ये ढूंढने के बाद में क्या प्रोसीजर लगाएंगे? वो एग्जाम में प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करेगा, सिचुएशन देगा। कंपनी है जिनके अगेंस्ट में पेंडिंग लिटिगेशंस होंगे या उनका फाइनेंशियल सिचुएशन बुरा रहेगा जिस वजह से कंपनी के ऑडिटर को लगता है गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है, वो स्टोरी टेलिंग करके 2 और 3 क्वेश्चन में लिख देगा और पूछेगा ये मिलने के बाद अब आप लोग क्या प्रोसीजर लगाएंगे। क्या पूछेगा? ये मिलने के बाद आप लोग क्या प्रोसीजर लगाएंगे। दैट विल बी माय क्वेश्चन नंबर 4। सेपरेट पॉइंट है। आइए अगले पेज पे, एडिशनल प्रोसीजर, ये इवैल्यूएशन टाइम पास से बता दूंगा मैं आपको। एडिशनल प्रोसीजर को मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन। समझिए, अगर हमें कुछ इवेंट्स और कंडीशंस मिल जाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कंपनी में गोइंग कंसर्न इशू आ सकता है, तो हम लोग एज अ ऑडिटर क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे, वो प्रोसीजर्स बता रहा है। एकदम सीक्वेंस में समझना पड़ेगा कि भाई पहले रिस्क असेसमेंट होगा, हम कुछ इवेंट्स कंडीशंस को ढूंढने का ट्राई करेंगे, वो इवेंट्स कंडीशंस क्या है वो बताया। अब अगर मिल गए तो हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे। दिस इज योर एडिशनल प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। एग्जाम के क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, इवेंट्स और कंडीशंस पूछ रहा है या बोलता है इवेंट्स कंडीशन मिल गए हैं, अब प्रोसीजर क्या लगाओगे। सो द क्वेश्चन इज प्रोसीजर और द क्वेश्चन इज इवेंट्स और कंडीशंस। समझा क्या मेरा बात? अगर वो बोलेगा एक आध इवेंट मिला है, बाकी इवेंट्स क्या होते बताओ, तो ये एग्जाम्पल्स ही देने पड़ेंगे। या वो बोलता है ये इवेंट कंडीशन मिल गए हैं, अब आप लोग क्या लगाएंगे, एडिशनल प्रोसीजर्स, वो बताइए। इज दिस क्लियर टू यू? शुड आई एक्सप्लेन यू क्या प्रोसीजर लगाएंगे? पहला एक पॉइंट तो रिपीटेड है, मैनेजमेंट से पूछो कि भाई आपने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया था क्या, अगर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। वो एक पॉइंट रिपीटेड है, बट एक्चुअली में वो पॉइंट पहले ही आ चुका है रिस्क असेसमेंट में। हमारे एडिशनल प्रोसीजर में वो नहीं आता। एडिशनल प्रोसीजर में क्या आना चाहिए बोलता हूं। आई विल आस्क द मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका फ्यूचर में जो ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, पे करने के लिए पैसा तो है नहीं बैलेंस शीट में,
क्या करने वाले हो? इंक्वायर विद देम, आस्क देम हाउ आर दे गोइंग टू डील विद दिस। आई एम श्योर उनके पास में अपने फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव कैश फ्लोज रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रोस्पेक्टिव कैश फ्लोज, बजटेड नंबर्स रहेंगे, फोरकास्टिंग किया होगा, वो ऑब्टेन करो कि भाई ये साल का एंडिंग के अंदर लग रहा था आपका ऑब्लिगेशन का अमाउंट एक्स है, ये एक्स पे करने के लिए पैसा कहां से आएगा, मतलब आपको अगले क्वार्टर में कहां से इनफ्लो दिख रहा है, उसके अगले क्वार्टर में इनफ्लो पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हमको उनके फ्यूचर कैश फ्लोज एंड बजटेड नंबर्स या फोरकास्ट को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इधर रिस्क क्या होता पता है क्या? हर क्लाइंट अपना सिचुएशन बढ़िया ही दिखाएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैनेजमेंट अग्री कैसे कर लेगा? तो कहना इसे वो कैश फ्लोज गलत भी हो सकते हैं, वो फोरकास्टिंग बायस्ड भी हो सकता है, तो हमें उसके अजम्पशन चेक करने पड़ेंगे, उनका फोरकास्टिंग बराबर है कि नहीं है, वो जो अजम्पशंस बता रहे हैं वो लॉजिकल है कि नहीं है। वो बोलेंगे नहीं नहीं कस्टमर से बहुत डिमांड आएगा। क्यों आएगा भाई? क्या कस्टमर ने ऑर्डर दिया है क्या? क्या कस्टमर ने ऑर्डर दिया होगा, उसका ऑर्डर बुक दिखाओ मेरे को, क्या उसने एडवांस पेमेंट किया है क्या? आई नीड मोर एविडेंसेस टू रिलाई ऑन वॉट एवर इज देयर रेस्पॉन्स। इसके अराउंड हम कुछ प्रोसीजर्स लगाते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ में। आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पढ़िएगा मेरे साथ में 10.86 1D.86। ये टफ आंसर होगा, ढंग से पढ़ना समझना। दिस इज अ टफेस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। देखो, इफ इवेंट्स और कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो हमें बोलते हैं एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पे क्या है, हमें सिग्निफिकेंट डाउट है। ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उसके लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे? कुछ प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। वो प्रोसीजर्स क्या हैं उसका लिस्ट आपको दिया है। नंबर ए देखो, इलॉजिकल पॉइंट है। अगर मैनेजमेंट ने अभी तक गोइंग कंसर्न का असेसमेंट नहीं किया है तो उनको पूछो भाई असेसमेंट करो। अगर उन्होंने अभी तक गोइंग कंसर्न असेसमेंट खुद से नहीं किया है, हमें इवेंट कंडीशन मिल गया है, हमें डाउट अभी आ रहा है, प्रॉब्लम आ सकता है, हम क्या बोलेंगे? ये इवेंट कंडीशन है, अभी चुपचाप तुमने असेसमेंट करना चाहिए। आई शुड रिक्वेस्ट देम टू परफॉर्म अ असेसमेंट। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू। दूसरा, मैनेजमेंट को पूछो तुम्हारा प्लान ऑफ फ्यूचर एक्शन क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम जो लग रहे हैं इसे रिजॉल्व कैसे करने वाले हो, फ्यूचर में आप क्या एक्शन लेने वाले हो जिससे हमें लगता है आप शायद ये सिचुएशन को इंप्रूव कर लोगे। देखो, वेदर आउटकम ऑफ दिस प्लान इज लाइकली टू इंप्रूव द सिचुएशन एंड वेदर आपका प्लान फीजिबल है कि नहीं है। देखो, इवेंट कंडीशन मिल गया है तो पहले तो उनको बोलो तुमने अभी तक गोइंग कंसर्न असेसमेंट क्यों नहीं किया, हमें खुद इवेंट कंडीशन मिल गया है, तुमने असेसमेंट करना चाहिए। दूसरा चीज, आपको यहां से आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, फ्यूचर में आप कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, वो आपका प्लान ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा। किस तरीके से, आर यू गोइंग टू रेज न्यू मनी, आर यू गोइंग टू सेल ऑफ सर्टेन बिजनेसेस, आर यू गोइंग टू स्टॉप सर्टेन एक्टिविटीज, आप क्या करने वाले हो जिससे सिचुएशन क्या होगा, इंप्रूव होगा, ये मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। वही पॉइंट नंबर बी का एक एग्जाम्पल नंबर सी में दिया है। हम मैनेजमेंट को बोलेंगे प्रिपेयर कीजिए क्या सर, कैश फ्लो फोरकास्ट। सर ध्यान रखिएगा, ये फोरकास्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वो रिलायबल डेटा यूज करते हुए फोरकास्ट करना चाहिए। जो अजम्पशंस यूज किए फोरकास्टिंग में वो बराबर होने चाहिए, मतलब फोरकास्टिंग जो वो प्रिपेयर करेंगे वो रियलिस्टिक होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए। इसके लिए अजम्पशन एंड अंडरलाइंग डेटा, अंडरलाइंग डेटा इज द डेटा जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। तो कैन आई से डेटा के बेसिस पे, आपने बोला लास्ट 3 साल से ना कस्टमर ना 20% ज्यादा डिमांड कर रहा है, इस साल भी 20% ज्यादा डिमांड करेगा, देयर इज अ अंडरलाइंग डेटा, शायद एक्सेप्टेबल रहेगा। लास्ट 3 साल में कस्टमर का डिमांड सेम है, इस बार बोलते नहीं नहीं कस्टमर डिमांड डबल हो जाएगा। क्यों? हमको ऐसा फीलिंग आ रही है। फीलिंग आ रही है मतलब क्या होता है? देयर हैज टू बी अ लॉजिकल कंक्लूजन, देयर हैज टू बी अ लॉजिकल रीजनिंग कि क्यों हम आपकी इस फोरकास्ट को एक्सेप्ट कर लें। वो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। क्या आपको पॉइंट नंबर ए बी एंड सी समझा? क्या इंट्रोडक्शन तो सिंपल था, सुनो। अगर इवेंट्स और कंडीशंस मिले जिसकी वजह से लगता है मटेरियल अनसर्टेनिटी आएगी एंड देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, अगर क्या मिले इवेंट्स और कंडीशंस, तो हम क्या करेंगे? एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एडिशनल प्रोसीजर। उसमें क्या आएगा? नंबर ए, मैनेजमेंट को बोलने का तुमने अभी तक असेसमेंट नहीं किया, प्लीज असेसमेंट करो। दूसरा चीज, तुम्हारा प्लान क्या है फॉर फ्यूचर एक्शन, कैसे आप एक्चुअली इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने वाले हो, सिचुएशन इंप्रूव कैसे करोगे, तुम्हारा प्लान फिजिबल भी है क्या, वो पूछने का ट्राई करो। उनको बोलो प्रिपेयर अ कैश फ्लो फोरकास्ट जो रियलिस्टिक होना चाहिए, डेटा बराबर होना चाहिए, अजम्पशंस बराबर होने चाहिए। इस ए बी सी क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर ई पे आ जाओ। ऑब्वियसली जो हम हर बार करते हैं, ऑब्टेन कर लीजिए क्या? रिटन रिप्रेजेंटेशन। पर ध्यान रखना, रिटन रिप्रेजेंटेशन अपने आप में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता है, बट ये एडिशनल एविडेंस तो होता है ना यार।
आप उनसे लिखवा के ले लो भाई, जो तुम हमको बोल रहे हो ना तुम्हारा फ्यूचर प्लान वो रियलिस्टिक है, ऐसा WR में लिख के ले लो। WR इज कॉल्ड एज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगला ऐसे आज ही पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट से ले लीजिएगा कि उनका फ्यूचर एक्शन प्लान जो है वो रियलिस्टिक है। इज दिस क्लियर टू यू? अब सुनिए, एडिशनल प्रोसीजर में भी कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स हैं, मतलब एडिशनल प्रोसीजर में भी कुछ और एडिशनल चीजें आप कंसिडर कर सकते हैं, जो अगले पेज पे देखो। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जब आपको क्या मिलता है, इवेंट्स और कंडीशंस मिलता है। मैं रेकमेंड करूंगा यहां से ABCE, ये 4 पॉइंट काफी है। बट अगर अभी देखो प्रिडिक्ट करना मुश्किल, दोनों का हेडिंग सेम ही है, प्रोसीजर व्हेन इवेंट्स कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। ये भी क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एग्जाम में क्या पूछेगा सर, बोलना बहुत मुश्किल है। मैं उल्टा बोलता हूं, चुपचाप यहां से मस्त 4 पॉइंट मार्क करा है, कोई भी 2-3 उठा लेना। WR तो लिख ही लोगे, WR तो लिख ही लोगे, बराबर है कि नहीं? मैनेजमेंट को बोलने का, असेसमेंट करने का, इतना तो लिख ही लोगे। फिर एक काम करने का, दोनों पॉइंट नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, इधर से 2-3 पॉइंट उठा लेने का। अदर प्रोसीजर्स में इंक्लूड द फॉलोइंग, अदर प्रोसीजर्स में इंक्लूड द फॉलोइंग। उसमें ही आपको मैं कैश फ्लो फोरकास्ट वाला पॉइंट लिखवा देता हूं। इधर आ जाओ, नंबर 1 देखो, एनालाइज एंड डिस्कस कैश फ्लो फोरकास्ट विद द मैनेजमेंट। डोंट यू थिंक वो जो हमारा पॉइंट नंबर C था वो A में ही आ गया? अरे बराबर है कि नहीं? तो यहां से मस्त 4 पॉइंट ढूंढ लेते हैं जो मर्ज कर देने का, कैसे भी पूछे। अब वो घटिया तरीके से पूछेगा आंसर, लिखने वाले ने बहुत बढ़िया सोचा, उसने बोला ये सब करने का है, साथ साथ में ये भी लगा सकते हो। उसको नहीं पता था ना 4 मार्क का आंसर कैसे देना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हमें प्रॉब्लम ये है, उसने पूछा तो मैं आंसर में ये 4 पॉइंट लिखूं या वो 4 पॉइंट लिखूं। तो मैं आपको बोल रहा हूं दोनों का मिक्सचर बना दो, पिक गुड 2-3 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, पिक 2-3 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? नंबर B देखो, एनालाइज एंड डिस्कस मार्क द वर्ड एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद है कल 560 में भी यही था? अरे कल 560 में भी सेम ही था ना यार। ठीक है, पॉइंट नंबर D, कल 560 में भी यही था। रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स, TCWG एंड कमिटीज फॉर रेफरेंस टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। याद है क्या उनके मीटिंग के मिनट्स पढ़ने के लिए बोला था, पर 560 में बोला था 31 मार्च के बाद की जो मीटिंग्स है, इधर जनरल मीटिंग्स है, वो भी दोनों मीटिंग्स काम में आएंगे, इसमें भी फ्यूचर मीटिंग्स काम में आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टी 31 मार्च को है। अगले क्वार्टर में क्या डिस्कस किया मीटिंग में, पता चलेगा ना प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अरे हाँ है ना? इज A, B एंड D इतना क्लियर है? 3 मिला आपको? ठीक है, इधर आओ, रीड पॉइंट नंबर G, रीड पॉइंट नंबर G। एंटिटी का प्लान क्या है जो आपके आज की तारीख में अनफुलफिल्ड, अनफिल्ड मतलब जो आप फुलफिल नहीं कर पाए, आपके कस्टमर ऑर्डर से विच आर नॉट फिल्ड प्रॉपरली राइट नाउ, आपका ऑर्डर बुक रेडी नहीं है, उनके डिमांड्स को आप फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में आप सोचिए। फिर सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस, टर्म्स एंड एडिक्वेसी ऑफ व्हाट सर, बोरोइंग फैसिलिटी। बिकॉज विदाउट बोरोइंग फैसिलिटी बिजनेस करना क्या होता है, मुश्किल होता है। बाकी कुछ भी आप लिख सकते हो, बट ये कोई भी 4 पॉइंट आप पिक कर सकते। ये सब कुछ किसके अंदर आएगा, एडिशनल प्रोसीजर्स। एडिशनल प्रोसीजर कब आएगा, जब आपको इवेंट या कंडीशन मिलता है। इवेंट कंडीशन क्या है, इसके ऊपर जस्ट पहले पढ़ाया, अरे यस और नो। उसके लिए क्या लगा रहे हैं, रिस्क असेसमेंट। स्टार्टिंग क्या है, रिस्क असेसमेंट। उसमें बोला इवेंट कंडीशन ढूंढो, वो क्या होता है नीचे दिया है। अगर मिल गया तो क्या करने का है, एडिशनल प्रोसीजर। क्या सीक्वेंस समझा? क्या सीक्वेंस समझेगा तो ये ऐसे डाइजेस्ट होगा, वरना बाउंसर जाएगा। वापस से शुरुआत किया, ऑब्जेक्टिव, रिस्क असेसमेंट, एग्जाम्पल्स, एडिशनल प्रोसीजर, इतना सब समझा क्या? कैन आई गो टू द लास्ट वन, दैट इज योर कंक्लूजन। ऑनलाइन पब्लिक, आर यू एबल टू understand what I'm discussing? कंक्लूजन मजेदार है इसका, मतलब बहुत ही बढ़िया है। ये ऐसे का कंक्लूजन बाउंसर जाना प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। दिस इज वेरी वेरी गुड, बट ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, अच्छा होगा। सुनो, हमने ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा था, एक बार जाके ऑब्जेक्टिव को रीच आउट करोगे वापस से। गो टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के ए एंड बी को वापस से पढ़ो।
दो ही ऑब्जेक्टिव है, थर्ड वाला तो रिपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव तो दो ही है। अब सुनो, ढंग से सुनना। पहले बोला क्या गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है या नहीं, यह चेक करने का है। कैन आई से ऑब्टेन एविडेंस एंड कंक्लूड, obtain evidence and conclude that the going concern basis of accounting is appropriate or not। अब देखो दो ही कंक्लूजन आ सकते हैं, या तो बोलोगे गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, या बोलोगे अप्रोप्रिएट नहीं है। थर्ड कंक्लूजन तो आ नहीं सकता है। अरे कंक्लूजन तो दो ही आ सकता है ना, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस जो आप यूज कर रहे हो अकाउंटिंग के लिए वो बराबर है या वो बेसिस बराबर नहीं है, दो ही कंक्लूजन। तो कहना इसे इसका कंक्लूजन दो आएगा, गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। इस नंबर एक क्लियर टू यू। नंबर बी देखो क्या बोलता है, फिर से कंक्लूड करना है। किसके ऊपर कंक्लूड करना है कि क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, जिससे हमें डाउट आएगा किसके ऊपर, एंटिटी के एबिलिटी पे। मतलब पूरे ऑडिट के दौरान कोई ऐसा मटीरियल अनसर्टेनिटी मिला क्या जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आज नहीं है, अगर पता होता तो अनसर्टेनिटी नहीं होती। क्या नहीं होती, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बोल रहे हो मतलब आप श्योर नहीं हो कि गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है या नहीं। कैन आई से ये सिचुएशन अलग ही है पूरा। इट इज ऑब्जेक्टिव नंबर 2, यस और नो। तो सर कैन आई से ऊपर में तो कंक्लूड करना पड़ेगा गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, दूसरे में बोलना पड़ेगा मटीरियल अनसर्टेनिटी है या मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। एक बात सोचो, मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, क्या नहीं है, मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो मतलब या तो आप श्योर हो कि गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है या आप श्योर हो कि गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम नहीं है। अरे वापस सोचो, अगर कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, क्या नहीं है, मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, मतलब देयर इज अ सर्टेनिटी। इफ आई से देयर इज नो अनसर्टेनिटी दैट मींस देयर इज अ सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी भी दो चीज की हो सकती है कि प्रॉब्लम है ही नहीं या प्रॉब्लम है। अगर मैंने बोला नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम। आरआईएल में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है क्या, आज तो नहीं है, बराबर है कि नहीं। कैन आई से वी विल से देयर इज नो मटीरियल अनसर्टेनिटी एंड कैन वी से उन्होंने गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग करना चाहिए। उन्होंने क्या करना चाहिए, गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग करना चाहिए, मतलब उनका बेसिस भी अप्रोप्रिएट है एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कैन आई से इसके लिए तो रिपोर्ट में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे रादर ये तो फंडामेंटल असम्पशन है जिसको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है होगा अकाउंट्स के अंदर। अरे हाँ है ना, तो ये सिचुएशन को छोड़ देना। अब जो भी डिस्कस करेंगे ना वो सब एक्सट्रीम होंगे, वो सब क्या होंगे, एक्सट्रीम होंगे। ढंग से सुनेंगे, 4 सिचुएशन आ सकते हैं। एवरीवन आई वांट योर अटेंशन। 4 सिचुएशन आ सकते हैं जिनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑडिटर कंक्लूजन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। या तो गोइंग कंसर्न क्या है, इनअप्रोप्रिएट है। क्या है, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है। पहले डिस्कशन करते हैं इधर, किधर करते हैं, इधर। गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट मतलब क्या है, आपने कंक्लूड किया गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज करते हुए अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए। गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट दैट मींस कंपनी का मैनेजमेंट शुड नॉट डू अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न। ये आपका क्या है, कंक्लूजन है। तो अब आप क्या बोलेंगे मैनेजमेंट को, आप भाई किस बेसिस पे अकाउंटिंग करने वाले हो, वो बोलेंगे गोइंग कंसर्न बेसिस पे करेंगे। पर क्या ये बेसिस गलत है, हाँ। क्या आप उन्हें बोलेंगे भाई गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए, आपके बिजनेस में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है, क्लियर है, अनसर्टेनिटी नहीं है, क्लियर है कि क्या है, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गोइंग कंसर्न assumption is inappropriate, that means there is a going concern problem. So I should ask them कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाओगे या कोई अदर बेसिस पे बनाओगे। मतलब अगर मैं बोलता हूं गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट, वो अभी भी बात मानने को तैयार नहीं है, अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाता है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाता है। कहना इसे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं होगा। अरे क्या रिलायबल नहीं होगा, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं होगा। शुड आई गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन, शुड आई गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन, यस और नो। आइए आपके मॉड्यूल में एक आपको समरी बना के दिया है, सेम 4 चीजों को प्रॉपर टेबल के अंदर ऑलरेडी समराइज करके लिखा है। 1D.90
1D.90. There are 4 situations. पहले पढ़ेंगे जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, इनअप्रोप्रिएट है. रीड नंबर 4. गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट, बट मैनेजमेंट अभी भी किस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस. कैन आई से द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट रिलायबल? Can I say entire financial statement is not reliable? Can I say I should give a modified opinion? और सुनिए इस बार कौन सा मॉडिफिकेशन आएगा, एडवर्स. एडवर्स कब आता है, जब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होता है और आपको लगता है गलती का इफेक्ट मटेरियल भी है एंड पर गोइंग कंसर्न इज अ परवेसिव मैटर. कैन आई से नॉर्मली मुझे यहां पे पूरा का पूरा एडवर्स देना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि अगर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग गलत हुआ तो पूरे के पूरे नंबर्स भी रिलायबल नहीं होंगे. तो आपका कौन सा ओपिनियन देना पड़ेगा, एडवर्स. इस पॉइंट नंबर 4 क्लियर टू यू? इतना समझा क्या? वापस से पढ़िए एक बार. हमारे हिसाब से सिंपल शब्दों में गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए. मैनेजमेंट को बोला तुम किस बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, बोलता हम तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे करेंगे. मैं बोला भाई ये क्लियर इंडिकेशंस है कि देयर इज अ श्योरिटी गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं मान रहे हो इस बात को, आप लोग डूबने वाले हो, खत्म हो गया ऑपरेशन आपका. वो बोलते नहीं हम तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे. क्या उनका थॉट प्रोसेस गलत है? हाँ. कौन सा ओपिनियन देने का है, मॉडिफिकेशन. कौन सा वाला आएगा इसमें, एडवर्स. बात खत्म. ये होगा ही नहीं कभी. जब प्रॉब्लम होती है ना तो मैनेजमेंट किधर जाएगा, बोलता हूं वो जाएगा नंबर 1 में. जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, एंड मैनेजमेंट को भी समझता है, वो किस बेसिस पे प्रिपेयर करेगा, ऑन अनदर बेसिस. दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन बेसिस. कॉल्ड एज मतलब क्या करेगा, अपने एसेट्स को हिस्टोरिकल नंबर्स पे नहीं दिखाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं दिखाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएगा. किस पे दिखाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे. मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया तो मतलब आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो हो रहा है. अब वो क्या बोलेगा, ये एसेट को बेच के बेयर मिनिमम जो आएगा उसको ही हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे. मतलब वो किस बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है, लिक्विडेशन बेस. तो आपको कोई गलती नहीं है ना यार, जब उसने बेसिस ही लॉजिकली चेंज कर दिया तो कैन आई गिव अ क्लीन ओपिनियन? यस, I can give a unmodified opinion. बट इस बार मुझे मेरे यूजर्स को बताना पड़ेगा दैट ये मैटर इंपॉर्टेंट है. कंपनी ने गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं किया है. किस बेसिस पे किया है, लिक्विडेशन बेसिस पे. और कंपनी खुद लिखेगा ना इसको किधर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. अरे लिखेगा ना नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. क्या उसका रेफरेंस दे देंगे हम ईओएम पैराग्राफ में? यस. इज नंबर 1 and 4 क्लियर टू यू? 2 मिनट स्पेंड कर लीजिए, 1 and 4 को पढ़ लीजिए पहले. अगर एक एक लॉजिकली पार्ट समझ में आते गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तुमको समझेगा, इतना मुश्किल नहीं है. वो लिखने का लैंग्वेज डेंजरस है, समझ जाएगा. ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट फाइनल के लिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, अब तो दोनों सेम है मेरे हिसाब से. वन एंड 4 क्लियर टू यू? कैन आई सी? इधर आइए मेरे डायग्राम में. कंक्लूजन में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया. गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट. 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो वो अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएगा, तो कैन आई से मुझे यहां पे क्या देना पड़ेगा, 705 एडवर्स पे जाना पड़ेगा. बराबर है क्या नहीं है? बट सर उन्होंने गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाया, किस बेसिस पे बनाया, अनदर बेसिस. अगर वो लॉजिकल है, कैन आई गिव अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन? आई कैन गिव अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन. प्लस ईओएम में ये मैटर लिखना पड़ेगा क्या? हाँ. क्या आपको दोनों सिचुएशन समझी क्या? इधर कोई दिक्कत है क्या? ना. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? अब सुनिए सर, गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है. गोइंग कंसर्न बेसिस क्या है, अप्रोप्रिएट है. मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं लगता है हमको. बट सर 2 के केस हो सकता है. या तो आपको लगता है अभी भी सर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, बट देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी. बट देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी कि कंपनी में शायद गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है. आज पेटीएम का करंट सिचुएशन, अभी भी गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, बट इज देयर अ मटीरियल अनसर्टेनिटी? यस.
अगर एक्चुअली आरबीआई ने रद्द कर दिया, उनको पेटीएम बैंक रन करना मना ही कर दिया, तो कहना इसे ऑफिशियली उनके एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। तो कहना इसे देयर इज अ अनसर्टेनिटी कि कंपनी में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब सर आपको आज अप्रोप्रिएट लग रहा है गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग करना, बट क्या एग्जिस्ट करता है? मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है। इस केस में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैनेजमेंट को क्या बोलने का है, तुम गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग करो, बट ये जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है ना, इसको ढंग से डिस्क्लोज करो। भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, सिग्निफिकेंट मैटर है, क्या इसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए? हाँ। अरे किधर डिस्क्लोज करना चाहिए? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो सिंपल है, या तो मैनेजमेंट ढंग से डिस्क्लोज करेगा या ढंग से डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट इसे डिस्क्लोज नहीं करता है तो विल आई गो टू 705? अरे डिस्क्लोज नहीं करना मतलब मटेरियल में स्टेटमेंट हो गया ना बच्चों? अरे हाँ या ना? मतलब अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बट क्या एग्जिस्ट करता है? मटेरियल अनसर्टेनिटी है। क्या उन्होंने डिस्क्लोज करना चाहिए? यस। नॉन डिस्क्लोजर हियर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैन आई से आई शुड गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन? यस। क्या देना पड़ेगा मुझे? 705 देना पड़ेगा। अब वो क्वालिफाइड आएगा या परवेसिव है कि नहीं, वो सब्जेक्टिव है। जनरली गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम क्या होते हैं? परवेसिव होते हैं। अनसर्टेनिटी भी मटीरियल है तो 705 तो पक्का आएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन पक्का आएगा। अब क्वालिफाइड आएगा या आपको एडवर्स देना है, डिस्क्लेमर देना है, वो तुम्हारे ऊपर है। इज दैट क्लियर टू यू? वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब सर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, मैनेजमेंट बोलता है मैं डिस्क्लोज करने को तैयार हूं, आई विल प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दूंगा। तो क्या ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे सकता है? यस। ऑडिटर कैन गिव अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस पहले ईओएम आता था। क्या आता था? ईओएम। इस सिचुएशन के लिए भी ईओएम आता था, अब ईओएम नहीं आएगा, एक नया हेडिंग आता है, उसका नाम ही क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ऐसा हेडिंग ये आएगा। क्या हेडिंग आएगा? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। प्रॉपर हेडिंग आएगा जिसमें ये मैटर जो कंपनी के मैनेजमेंट ने लिखा होगा ना नोट्स टू अकाउंट्स में, उसका क्या देना पड़ेगा? रेफरेंस देना पड़ेगा। आइए आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए नंबर 2 और 3 पढ़िएगा। सबसे पहले 2, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट बट क्या एग्जिस्ट करता है? मटेरियल अनसर्टेनिटी। एंड उसका बराबर डिस्क्लोजर दिया है क्या? यस, बराबर डिस्क्लोजर दिया है। तो कैन आई गिव अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन? यस। बट मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो इसके लिए मुझे क्या देना चाहिए? एक सेपरेट हेडिंग देना चाहिए। क्या है सेपरेट हेडिंग? अपने रिपोर्ट में एक एग्जांपल दिया है, देखिए, ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन। कैन यू सी हेडिंग? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। उसमें नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस आ जाएगा क्या? यस। 1D.91 में नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस दिया है, ऐसा हेडिंग देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दे दिया है। तो हम हमारे रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन तो दे नहीं सकते हैं, देना तो क्या पड़ेगा? क्लीन ओपिनियन देना पड़ेगा। और मटेरियल अनसर्टेनिटी है, इसके रिगार्डिंग मेरे यूजर्स का अटेंशन क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? लास्ट पॉइंट नंबर 3, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट बट क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी है बट एडिक्वेट डिस्क्लोजर बराबर से नहीं दिया है। तो कहना इसे नॉन डिस्क्लोजर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कहना इसे शुड आई गिव अ 705? यस। 705 में क्वालिफाइड भी आ सकता है या एडवर्स भी आ सकता है। जनरली यहां पे एडवर्स ही आएगा। इज दिस क्लियर टू यू? रिपोर्टिंग बहुत आसान है अगर आप दिमाग लगा लो शांति से। यही चीज को मैंने क्या किया, 4 पार्ट को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया। अप्रोप्रिएट उसमें 2 आ सकता है, इनअप्रोप्रिएट उसमें 2 आ सकता है। अब आप ऐसे 4 पार्ट डिवाइड कर लो या 2 से 4 में चले जाओ, तुम्हारे ऊपर है, आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? दिस शुड बी योर थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स द कंक्लूजन और रिपोर्टिंग ऑन गोइंग कंसर्न। थोड़ा समझा कि बाउंसर गया, थोड़ा बहुत तो समझा। ये डेंजरस है, मैं मानता हूं, मतलब इतना डिटेल में से फाइनल के लिए ही था, इंटर के लिए था ही नहीं पहले कभी भी। इंटर के लिए वो खेलता था किधर? एग्जाम्पल्स में। बट अब आपको ऑब्जेक्टिव भी आना चाहिए, रिस्क असेसमेंट भी आना चाहिए। एक प्रॉब्लम सोचो ना, ये अपने आप में एक चैप्टर होना चाहिए। द 570 इन इटसेल्फ शुड बी अ चैप्टर। इतना डिटेल में, ये तो मैंने थोड़ा बहुत उड़ाया भी है बीच में, ये बेयर मिनिमम आना चाहिए। यूर अंडरस्टैंडिंग दिस? ऐसे तो अभी भी और वास्ट है, बट ये रिपोर्टिंग वाला बट दिमाग में, अगर देखो उसको परेशान करना है ना, या तो पूछेगा क्वेश्चन ऑन एडिशनल प्रोसीजर या कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैं पूछता हूं पक्का, वो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एमसीक्यू करेक्टिंग करेक्ट।
कंक्लूजन में क्या पूछेगा, एमसीक्यू करेक्ट करेक्ट। 4 मार्क का क्वेश्चन उनको परेशान करने में मजा आएगा एडिशनल प्रोसीजर में, क्योंकि उधर बच्चों को समझेगा ही नहीं लिखूं क्या, वो वाले 4 कि यही वाले 4, तुम करने का हाइब्रिड। समझा क्या? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल हो। दिस वॉज योर एसे 570। एक चीज को और मार्क कर लो, पूरे 570 में मैंने आपको स्टार्ट से एंड तक सबको समझाया। एक दो चीज जो बोलता हूं वो बस रीड कर लो और क्लोज कर दो व्हाटएवर आई से। देखो 570 में जो पहला पार्ट है ये टाइम पास है, गोइंग कंसर्न क्या होता है एक्सप्लेन करता है, इग्नोर कर देना। स्कोप और ऑब्जेक्टिव सेम ही है, कुछ ग्रेट नहीं है। ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पढ़ के देखो एक बार, चेक करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिटर, रीड नंबर 1, सेम कॉपी पेस्ट है। सेम ही लिखा है क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है, डन। नीचे आओ, रिस्क असेसमेंट, इसमें पॉइंट नंबर 2 और 3 आने चाहिए। एग्जाम्पल्स तो रीड करने ही पड़ेंगे। ये जो इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, ये टाइम पास है, क्या बोलता है? मैनेजमेंट असेसमेंट किया है ना, उसे चेक करो। वो मैंने आपको ऊपर ही एक पॉइंट में बता दिया कि उसने असेसमेंट बराबर से किया है कि नहीं किया। ध्यान रखना, असेसमेंट करने का मैनेजमेंट का है, ऑडिटर उसे क्या करेगा, चेक करेगा। मैं उनको असेसमेंट रेक्टिफाई वगैरह नहीं कर सकता हूं। आई कांट चेंज देयर असेसमेंट। असेसमेंट करना किसने चाहिए गोइंग कंसर्न का? मैनेजमेंट ने। आई कैन ओनली रेकमेंड देम। अगर मान लो उन्होंने असेसमेंट किया है पर 3 महीने का किया है, 6 महीने का किया है, तो उनको रेकमेंड करना कम से कम 12 महीने का असेसमेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12 मंथ्स। आई थिंक कहीं तो लिखा हुआ रहेगा। पॉइंट नंबर 6, इफ मैनेजमेंट्स असेसमेंट covers less than 12 months, the auditor shall request the management to extend its assessment period to at least how many months? 12 months। मतलब 12 महीने का असेसमेंट, क्योंकि 12 महीने तक का प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। 31 मार्च के बाद में अगले 31 मार्च तक क्या सिचुएशन रहेगा? बेयर मिनिमम 12 महीने का असेसमेंट फोरकास्टिंग होना चाहिए। ठीक है, वो टाइम पास के लिए 12 मंथ्स। एमसीक्यू में गलती से आ गया तो पता होना चाहिए। बाकी एडिशनल प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। और रिपोर्टिंग में मैं आपको बोलूंगा ये पूरा पार्ट मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने टेबल बना के दिया ना उतना पढ़ लेना। वो टेबल में सब लिख दिया मैंने, टेबल में जो लिखा है ना वही ऊपर लिखा है। इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज योर एसे 570। क्या करें, चाहे 580 पे हो जाएगा? 580 आधे घंटे में आराम से। वी शुड बी एबल टू फिनिश ऑन टाइम। क्या डाउट है भाई बच्चे का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है क्या 570 पे? तो पूछ लो। सर मैनेजमेंट अनविलिंगनेस क्या होता है? मैनेजमेंट अनविलिंगनेस मतलब दे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। या तो असेसमेंट करने को तैयार नहीं है, तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है, फोरकास्टिंग करने को तैयार नहीं है, दैट इज अनविलिंगनेस। सर लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं जाएगा, लास्ट वाले में क्यों नहीं जाएगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न पैरा में जिसमें मॉडिफाई। अरे बेटा जब मॉडिफिकेशन दे रहे हैं ना तो मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं होती है। यू आर, देखो जब इनअप्रोप्रिएट बोला है ना तो आपने कंक्लूड कर दिया है गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है, तो सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी नहीं है। When you conclude going concern is inappropriate, that means you are certain there is a going concern problem. तो inappropriate में uncertainty हो ही नहीं सकती है बेटा, impossible है। Okay, can we go to SA 580? Honestly 580 पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है मेरे को लगता है नए सिलेबस में क्वेश्चन आने का। पहले ज्यादा था क्योंकि 580 एक अलग चैप्टर का हिस्सा था। अब 580 जिस चैप्टर के अंदर आ गया है ना उधर और बहुत सारे ऐसे से पूछने के लिए। डू यू गेट माय पॉइंट? तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, बट ठीक है, अपना फर्ज बनता है पढ़ने का, पढ़ लेते हैं 580 क्या बोलता है। चलिए SA 580, yes, I'll send the table का screenshot on Telegram. I'll send you, don't worry. अभी के लिए 580 क्या बोलता है? The name is called as written representation. पहले ओवरव्यू देता हूं पूरा का पूरा। इधर गिने चुने 2-3 क्वेश्चंस है जो वो पूछ सकता है। अदर देन दैट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस essay is important.
एंड ये ज्यादा रेलेवेंट इंटरमीडिएट लेवल पे ही है, फाइनल में तो पूछते ही नहीं है 580 को, कभी उनको पसंद ही नहीं था फाइनल में क्वेश्चन, उनको लगता था ये इंटर लेवल के लिए ठीक है। गोइंग कंसर्न इज अप इनअप्रोप्रिएट कैसे डिसाइड होता है? अरे बेटा वही तो बताया, इवेंट्स और कंडीशंस पढ़ा है ना, वो मिलेंगे तभी तो तुम डिसाइड करोगे। वो इवेंट्स और कंडीशन से ऑडिटर कंक्लूड करता है उसके हिसाब से गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है या नहीं। चलिए SF580, लेट मी गिव एन ओवरव्यू। सबसे पहले रिटन रिप्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब क्या है? ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमें कुछ मैटर्स के लिए एक लेटर लिख के दीजिए, कुछ मैटर्स के लिए एक लेटर लिख के दीजिए। मतलब सर ऑडिटर विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट दैट सर यू प्रिपेयर अ लेटर इन विच सर्टेन मैटर्स विल कम। क्या मैटर्स आने चाहिए? ऑडिटर मैनेजमेंट को बताएगा, रेकमेंड करेगा हमें ये मैटर्स एक लेटर में लिख के चाहिए। दैट लेटर इज कॉल्ड एज MRL। व्हाट इज MRL? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, दूसरे शब्दों में कहलाता है रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाता है? रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कुछ मैटर्स को एक लेटर में लिख के दीजिए। That letter is called as management representation letter and the concept is called as written representation। मैनेजमेंट वो मैटर्स को लिखेगा और साइन करके देगा। इसका मतलब ये है इन मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजमेंट है। अब जनरली क्या होता है, ये लेटर हम ऑब्टेन करते हैं क्लोज टू दी एंड ऑफ ऑडिट, जब हमारा पूरा ऑडिट ऑलमोस्ट हो जाता है, रिपोर्ट के फेज में हम आ चुके हैं। बिफोर यू कैन से रिपोर्ट देने से पहले हम ये लेटर ऑब्टेन कर लेंगे कि ऑडिट के दौरान हमें कुछ मैटर्स मिले जिसके लिए हम चाहते हैं मैनेजमेंट लोग रिस्पॉन्सिबल है, ये वो लोग लिखें और साइन करके लेटर हमें दे दे। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ऑडिटर का। कौन किससे ऑब्टेन करेगा? ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। किससे? मैनेजमेंट से। क्या ये रिप्रेजेंटेशन लेटर एक ऑडिट एविडेंस है? हां। इज इट एन ऑडिट एविडेंस? यस, क्योंकि एनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर इज एन ऑडिट एविडेंस। तो क्या ये लेटर भी ऑडिट एविडेंस है? बिल्कुल। बट क्या ये लेटर अपने आप में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? नो। द आंसर इज नो। सिर्फ आप ये लेटर ले लो और कुछ काम ना करो, ये गलत होगा। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट बोलता है इन्वेंट्री चेक मत कर, इन्वेंट्री के लिए हम तेरे को लेटर लिख के देते हैं। रिसीवेबल चेक मत कर, लेटर लिख के देते हैं। सुनिए, ये ऑडिट एविडेंस है बट अपने आप में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। मतलब ये एक एडिशनल एविडेंस जैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा? नॉर्मल प्रोसीजर लगाना ही पड़ेगा, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना ही पड़ेगा, रिसीवेबल चेक करना ही पड़ेगा। बाद में आप उनसे लेटर ले सकते हो कि भाई इन चीजों के रिगार्डिंग जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैंने। मतलब सर WR provides audit evidence but it does not provide sufficient and appropriate audit evidence। मतलब सिर्फ WR लेने से आपको बाकी प्रोसीजर नहीं लगाना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। इज दिस क्लियर टू यू? इंट्रोडक्शन टू 580 खत्म होता है, कुछ पॉइंट्स को मार्क करवाता हूं, पढ़िएगा, समझिएगा, क्लोज करते हैं। 580 में आइए, रीड नंबर 1। 580 क्या बोलता है? ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन। क्या सर? WR किससे ऑब्टेन करेगा? मैनेजमेंट से। जनरली मैनेजमेंट से, कभी कभी रेयरली किससे ले सकते हैं? TCWG से भी ले सकते हैं। इज नंबर 1 क्लियर टू यू? सर ये WR है क्या? सर WR इज अ रिटन स्टेटमेंट, एक रिटन लेटर आएगा। कौन देगा? मैनेजमेंट। किसको प्रोवाइड करेगा? ऑडिटर को। लेटर में क्या आएगा? कुछ मैटर्स कंफर्म किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? कुछ मैटर्स को कंफर्म किया जाएगा, या एक तरीके से सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मतलब नॉर्मल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, दिस लेटर विल एक्ट एज अ सपोर्टिंग एविडेंस। इस पॉइंट नंबर 1 and 2 क्लियर टू यू? वापस से 1 and 2 को पढ़िए। मीनिंग ऑफ WR क्लियर है क्या? ठीक है, नीचे आइए।
पॉइंट नंबर 5 को मार्क कीजिए। Although WR provides necessary audit evidence, but they do not provide, mark the word, sufficient and appropriate audit evidence on their ओन। मतलब सिर्फ WR लेना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्या WR एक ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है? बिल्कुल, बट वो ही सिर्फ ऑब्टेन करना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं होगा। मतलब क्या है? द फैक्ट दैट मैनेजमेंट ने आपको रिलायबल WR दिया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर एविडेंसेस जो हमने नॉर्मली ऑब्टेन करने चाहिए। मतलब इन्वेंट्री को चेक करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेक करना होता है, इन्वेंट्री का कट ऑफ देखना होता है, वो सब चेक करना ही पड़ेगा। सिर्फ WR लेने से कुछ नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू यू? जनरली WR किससे लेंगे? WR इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबल पीपल। एंड हु आर रेस्पॉन्सिबल पीपल सर? मैनेजमेंट। समझा क्या? आपको यहां पे पॉइंट नंबर 1 और 2 मीनिंग ऑफ WR के लिए आना चाहिए, एंड 5 और 6 आना चाहिए कि भाई ये ऑडिट एविडेंस है बट क्या नहीं है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। मतलब इसकी वजह से आप नॉर्मल प्रोसीजर लगाओ, नहीं लगाओ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉर्मल प्रोसीजर हमेशा लगाने पड़ते हैं। दिस विल जस्ट प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस। 1, 2, 5, 6 क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं? चलिए ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव SQ करके मार्क कर दीजिएगा। आई विल डिस्कस इन दी एंड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा है उन्होंने बहुत बार। स्पेसिफिक क्वेश्चन एज अ ऑब्जेक्टिव, आई विल टेल यू। इंट्रोडक्शन समझा के अभी के लिए। अब सर सिंपल क्वेश्चन है, WR कब लेंगे, किससे लेंगे और उसमें क्या आएगा? 3 चीज। किससे ऑब्टेन करेंगे, कब लेंगे और WR में क्या आना चाहिए। नंबर 1, किससे ऑब्टेन करेंगे? मैनेजमेंट से। जनरली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मैनेजमेंट में भी कौन? जो एक्चुअली बिजनेस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी का CEO, कंपनी का CFO या कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा बिजनेस को रन करने का, उससे नॉर्मली WR लिया जाता है। अब एक बात सुनो, कंपनी ने कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया होगा, एक्चुअली यूज किया होगा, लॉयर वगैरह यूज किया होगा, तो कभी कभी WR लिखते लिखते अगर उसको लगता है मैंने भी एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया है, वो एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकता है, कंसल्ट करने के बाद में WR में लिख सकता है। बट नॉर्मली WR किससे लिया जाएगा? द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Who is responsible to prepare financial statement? Management। मतलब कंपनी का CEO या CFO आपको WR देगा। From whom क्लियर है क्या? दूसरा चीज, कब लेंगे? When do we obtain WR? सुनिए, हम चाहते हैं पूरे ऑडिट में जो जो मैटर मिला है सब कुछ WR में कवर होना चाहिए। तो जनरली जब ऑडिट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, रिपोर्ट फाइनलाइजेशन स्टेज होता है, रिपोर्ट देने से जस्ट पहले आपने उन्हें बोलना चाहिए ये सब मैटर्स हमें मिले, हम चाहते हैं आप ये WR में हमें लिख के दें। तो नॉर्मली हम इसको ऑब्टेन करते हैं एज क्लोज एज पॉसिबल टू ऑडिट रिपोर्ट डेट। जितना ऑडिट रिपोर्ट के करीब होगा उतना बढ़िया है, ताकि वहां तक का सारा सिचुएशन कवर हो जाएगा। बट ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में ऑब्टेन नहीं करते हैं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के बाद में ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन हो सकता है। WR ऑडिट एविडेंस है, ऑडिट रिपोर्ट के पहले ही ऑब्टेन होना चाहिए। पढ़िएगा सर, auditor shall request WR from whom sir? Mark the word, management. That means who are responsible for financial statements. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? किससे ऑब्टेन करेंगे? फ्रॉम whom, उसका आंसर है मैनेजमेंट। नंबर 2, कब ऑब्टेन करेंगे? The date of WR should be as near as practicable to whom sir? Date of audit report, but not after the date of audit report. Why not after? अरे क्योंकि WR आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिटर का ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, एंड ऑडिटर का रिपोर्ट को डेट नहीं लगा सकते हो जब तक आपको WR नहीं मिलता है। क्योंकि WR क्या है? ऑडिट एविडेंस है। हम क्या बोलते हैं? हमने सारा प्रोसीजर लगा लिया, सारा एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, अब हम ओपिनियन दे रहे हैं, तो ओपिनियन देने से पहले एविडेंस ऑब्टेन हो जाना चाहिए। मतलब ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले WR ऑब्टेन हो जाना चाहिए। सो ऑब्टेन कीजिएगा एज क्लोज एज पॉसिबल टू ऑडिट रिपोर्ट डेट, बट नॉट आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट। क्या आपको 1 और 3 समझा क्या? अरे समझा क्या? किससे ऑब्टेन करेंगे? मैनेजमेंट से। कब ऑब्टेन करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट डेट के करीब। जितना करीब हो सकता है उतना बेहतर होगा। अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया था क्या? फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट। तो कभी कभी उसके बाद में नया प्रोसीजर लगाना पड़ सकता है क्या? हाँ। नया ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ सकता है क्या? तो नया WR भी लेना पड़ सकता है क्या? यस, ऑब्वियसली, उतना लॉजिकल है। ठीक बात है। आगे बढ़ें, चलो नीचे आओ। सर
फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली रिटन फॉर्मेट में लेंगे। किस फॉर्मेट में लेंगे? रिटन फॉर्मेट। नंबर 1 को मार्क कीजिएगा, द WR शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन लेटर अड्रेस टू द ऑडिटर। अरे नाम में ही रिटन लिखा है, तो इट हैज टू बी रिटन, इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन लेटर। तो सर WR क्या है? क्या WR ऑडिट एविडेंस देता है? हाँ। क्या अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देता है? नहीं। किससे ऑब्टेन करेंगे? मैनेजमेंट से, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब ऑब्टेन करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट के जितना करीब होगा उतना बेहतर, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बिकॉज इट्स एन ऑडिट एविडेंस। इज दिस क्लियर टू यू? किससे ऑब्टेन करेंगे, कब ऑब्टेन करेंगे, सब समझा। अब बचता है आखिरी क्वेश्चन, रिटन रिप्रेजेंटेशन में मैटर्स क्या क्या आते हैं? व्हाट इज इंक्लूडेड इन WR? कम टू द नोट, कम टू द नोट। नॉर्मली WR में क्या होगा? WR में हम मैनेजमेंट से उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज का कंफर्मेशन लेते हैं। पेज नंबर 1D.97। WR में ये जो हेडिंग्स है ना वो पिक कर लेना। नंबर 1 WR में आएगा दैट मैनेजमेंट ने अपनी, सुनिए कैसा होता है लैंग्वेज, सुनिए 210 में दैट इज एंगेजमेंट टर्म्स हम लिखते हैं मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट बोलता है हाँ ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। WR में लिखता है मैनेजमेंट वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एंगेजमेंट टर्म्स स्टार्टिंग में एग्री करते तो बोलते हैं ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहां बोल रहे हमने हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया है। रिपीटिशन है सेम ही चीज का, ये चीज 210 में आता है, बस इस बार हम बोलेंगे हमने फुलफिल किया है। तो मैनेजमेंट से WR में लिखवा के लेंगे दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैसे? एज पर एप्लीकेबल FRF। तो मतलब मैनेजमेंट ने क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है, ये लिखवा के लेंगे। किसमें? WR में। द फर्स्ट वन इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैन आई से WR में कुछ मैटर्स आएंगे, उसमें ये फर्स्ट मैटर है दैट यस मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज दिस क्लियर टू यू? एक चीज को मार्क कीजिएगा यहां पे, पॉइंट नंबर 4, समटाइम्स मैनेजमेंट WR लिखने से पहले कुछ इंडिविजुअल से इंक्वायरी करेगा। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। दिस पॉइंट नंबर 4 इज एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। कंपनी एक्चुअली का इस्तेमाल कर रहा होगा, इंटरनल लीगल काउंसलर मतलब लीगल सॉलिसिटर का हेल्प ले रहा होगा, लॉयर का हेल्प ले रहा होगा, स्टाफ इंजीनियर का हेल्प ले रहा होगा, ये सब अलग अलग लोगों का हेल्प ले रहा होगा। कौन? कंपनी का मैनेजमेंट। क्यों? टू रन द बिजनेस, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैनेजमेंट। हम तो मैनेजमेंट से WR लिखवा के लेंगे, मैनेजमेंट WR में लिखेगा हाँ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट थिंक उन्होंने भी किसी को काम आउटसोर्स किया होगा, वो उससे कम्युनिकेट करेगा, कंफर्म करेगा और बोलेगा मैं लिखने जा रहा हूं, कल को कुछ हुआ तो तू भी रिस्पॉन्सिबल है। कहना इसे वो उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। यस, जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? मैनेजमेंट का। ये पूरा पार्ट वही बोलता है, बस बोल रहा है इन लोगों से कभी कभी मैनेजमेंट इंक्वायरी कर सकता है, क्योंकि इनका हेल्प किसने लिया होगा? मैनेजमेंट ने लिया होगा। तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मैटर्स क्या क्या आएंगे WR में। नंबर 1 मैनेजमेंट से लिखवा के लेंगे दैट दे हैव फुलफिल्ड their responsibility for what, sir? To prepare and present financial statement as per applicable FRF. This will become matter number 1. Number 2, यहां पे आइए, मैनेजमेंट ऐसा लिख के देगा, याद करो नॉर्मली एंगेजमेंट लेटर में मैनेजमेंट क्या बोलता है? हम ऑडिटर को ये अग्री करके बोलते हैं आपको ऑडिट के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा प्रोवाइड करेंगे, आपको ऑडिट के लिए जो लोगों से इंक्वायरी करनी होगी हम अलाउ करेंगे, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हम प्रोवाइड करेंगे। अब हम लिखवा के लेंगे हमने ऐसा किया है, तो हम क्या लिखवा के लेंगे? ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। They should write that management has provided the auditor with all relevant information. Management has provided the auditor access to all the employees. एंड जितने भी ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किए हैं या ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं दे आर रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सब 210 में आता है। 210 में बोलते हैं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 580 में बोलते हैं हमने इसे फुलफिल किया है। ये प्री कंडीशंस का आंसर चल रहा है। जो प्री कंडीशंस 210 में पढ़ते हैं ना वो 580 में बोलते हैं हमने फुलफिल किया है। तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देना। नंबर 1 मैनेजमेंट बोलेगा वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, हमने ऑडिटर को प्रोवाइड किया है एक्सेस टू ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड एम्प्लॉइज। थर्ड, जो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी हुए हैं, वो सब हमने क्या किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। मतलब कोई ओमिशन नहीं है, कुछ गलती हमने नहीं किया है, सारे ट्रांजैक्शंस को बराबर से रिकॉर्ड किया है। किससे लिखवा के लोगे ये? मैनेजमेंट से। क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी क्या? दिस इज मैटर नंबर 1, दिस पॉइंट नंबर ए इज मैटर नंबर 2, पॉइंट नंबर बी इज मैटर नंबर 3। 3 मैटर को पिक करना, WR में तीनों मैटर आएंगे, वो लिख देना। समझा क्या? टाइम पास। कम टू अदर रिटन रिप्रेजेंटेशन, नोट नंबर 3। एक नोट और पढ़ाया तो ये 3 मैटर तो आते ही हैं। अब इसके अलावा ऑडिट के दौरान पेंडिंग लिटिगेशंस मिल गए, कंटिंजेंट लायबिलिटी का सिचुएशन मिल गया, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में प्रॉब्लम मिल गया, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर ऑडिट के दौरान मिला है, क्या हमने मैनेजमेंट को बोलना चाहिए भाई ऐसा कुछ भी अगर हमें मिला है इस चीज के रिगार्डिंग, हमें आपसे क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेशन लेटर चाहिए। देखो, सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए WR लेते थे, अभी गोइंग कंसर्न रिलेटेड WR आपने ऑब्टेन किया कि भाई आपका प्लान फीजिबल है, तुम अप्लाई करोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। ये सब क्या है? अदर WR है। अदर WR मतलब अदर एसेस की वजह से आपको अलग अलग जगह पे कुछ मैटर्स मिल सकते हैं जो हमें शायद WR में लिखवा के लेने पड़ेंगे। तो ये अदर WR रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर एसेस। ऊपर लिख दीजिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर एसेस, लाइक फॉर एग्जांपल subsequent events, for example going concern, for example 240 फ्रॉड आपके सिलेबस में नहीं है। ये सब चीजें अगर हमें मिलती है तो हमने क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट से WR में लिखवा के लेना चाहिए। ये सब कुछ क्या पढ़ रहे हैं? कंटेंट्स, क्या क्या WR के अंदर आता है। आगे अगर आप चाहेंगे ना, ऐसा एग्जाम्पल दिया भी है, एक देखो WR में क्या क्या आता है। ड्राफ्ट MRL, दिस लेटर इज प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विथ योर ऑडिट। मैनेजमेंट लेटर लिख के दे रहा है, क्या क्या हम कंफर्म करते हैं दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम बोलते हैं सर वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने एंगेजमेंट टर्म्स में अग्री की थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FR, ये हमने किया है। देखो फिर subsequent events, all events subsequent to the date of financial statement are either properly adjusted or disclosed। लग रहा है क्या 560 का एग्जाम्पल? एक काम करो, 1 को पे वहां मार्क कर दो, 4 को मार्क कर दो, जो बोलता हूं मार्क कर लो। 1 4 याद रहेगा, रिसेंट टाइम में पढ़ाया। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अभी जस्ट बताया, देखो पढ़ के। नंबर 1, हम प्रोवाइड करेंगे एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, हम प्रोवाइड करेंगे ऑल एडिशनल इंफॉर्मेशन, वी विल ऑल्सो गिव यू अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल द पर्संस विद इन द एंटिटी। जस्ट पढ़ा है ऊपर आपको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, जितने भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं, एक्चुअली में ट्रांजैक्शन हुए हैं और सबके सब हमने रिकॉर्ड भी किए हैं। फिर रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट भी है, हमने सारे रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई किया है एंड उन्हें ढंग से डिस्क्लोज किया है एज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑडिटर के लिए रिक्वायरमेंट कहां से आएगा? ऐसे 550 से। मतलब कोई 4 मैटर लिखना बहुत आसान है। नंबर 1 बहुत आसान है, सब्सिक्वेंट इवेंट कल ही पढ़ाया था। इंफॉर्मेशन 1 and 2 आराम से लिख सकते हो एंड योर 4 मार्क आंसर इज डन। ये क्वेश्चन क्या आएगा? क्या मैटर्स आते हैं किसके अंदर? WR में। ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजमेंट। हु इज गोइंग टू ऑब्टेन WR? किससे आएगा? क्या? मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलेटेड टू अदर इंफॉर्मेशन। समझा क्या? पक्का? अब 2 क्वेश्चन और आ सकता है। पुराना क्वेश्चन है, कम प्रोबेबिलिटी है, पता होना चाहिए। हमने मैनेजमेंट को बोला हमें WR चाहिए, उन्होंने मना कर दिया, WR प्रोवाइड नहीं करेंगे। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि WR देना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने एंगेजमेंट टर्म्स पे एग्री किया था कि हम आपको WR भी देंगे, और WR देने से मना कर दे तो आपको मैनेजमेंट भी डाउट आएगा। वो WR के लिए मना कर रहा है मतलब ये मैटर्स को लिखने से मना कर रहा है, मतलब भाई पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है। क्या मैंने विड्रॉ कर देना चाहिए? यस। डिस्क्लेमर देना चाहिए? यस। एक्सट्रीम केस है तो या तो WR रिक्वेस्ट किया, देने से मना कर दिया, या फिर WR दिया पर WR में जो इंफॉर्मेशन दिया ना ये गलत दिया। मतलब इधर रिक्वेस्टेड WR इज नॉट प्रोवाइडेड
और देर इज अ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, दोनों केस में आपको मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे डाउट आएगा और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डाउट आएगा। ये परवेजिव है, सीधा 705 पे चले जाओगे। आ जाइए लास्ट 2 पॉइंट पढ़ के क्लोज करते हैं। कम टू पेज नंबर 1D.96। नंबर 1, if you have a doubt about the reliability of WR or you believe requested WR is not provided, this is situation 1, this is situation 2, both situation का conclusion is नीचे, this is your conclusion, situation 1 situation 2 दोनों का conclusion is नीचे। नंबर 1, आपको लगता है मैनेजमेंट WR दे तो रहा है बट उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है सर, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कहना इसे मेरे को पूरे मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे डाउट आ जाएगा। यस, देखिए सर, अगर ऑडिटर को कंसर्न है किसके ऊपर, मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस पे, उनके इंटीग्रिटी पे, एथिकल वैल्यूज पे। क्यों सर? क्योंकि मुझे रिटन रिप्रेजेंटेशन में डाउट आ रहा है। कब आएगा? नंबर 2 को मार्क कीजिएगा। इफ WR इज इनकंसिस्टेंट विथ अदर ऑडिट एविडेंस। देखो WR क्या है? सपोर्टिंग एविडेंस है। मैंने कंपनी के लॉयर से बात किया, उसने कुछ स्टोरी बताई, जो मैनेजमेंट WR में लिख के दे रहा है वो स्टोरी अलग है, दोनों मिसमैच है। कहना इसे WR में वो जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। सो कहना इसे जो WR का एविडेंस है एंड जो अदर एविडेंस है, दे आर इनकंसिस्टेंट, दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग। विल आई हैव अ डाउट ऑन द मैनेजमेंट डायरेक्टली? यस। नंबर 3 इज रिपीटेशन ऑफ 1। अगर ऐसा हुआ, मैटर अनरिजॉल्व है, तो हमें 100% देखना पड़ेगा क्या फर्म का मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो एथिकल वैल्यूज को फॉलो करता है। क्योंकि सर मुझे लगता है जो उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है वो क्या है? रिलायबल नहीं लग रहा है। क्यों रिलायबल नहीं लग रहा है? क्योंकि WR में जो लिखा है एंड जो एक्चुअल सिचुएशन है दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। सो आई हैव अ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ WR। और अगर मैं कंक्लूड करता हूं भाई मैनेजमेंट ने जानबूझ करके अनरिलायबल WR दिया है, इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द WR इज नॉट रिलायबल, तो सर उसको इसका इफेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा अपने रिपोर्ट पे एज पर ऐसे 705। एंड मैनेजमेंट पे डाउट आना मतलब परवेजिव होगा, सीधा आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक्सट्रीम, एडवर्स डिस्क्लेमर और विड्रॉल। क्या कंसिडर करना पड़ेगा? एडवर्स डिस्क्लेमर और विड्रॉल। नॉर्मली डिस्क्लेमर आता है क्योंकि आप ओपिनियन देना ही नहीं चाहोगे। और डिस्क्लेमर भी क्यों आएगा? क्योंकि WR एंड में लेते हो, तो एंड में पूरा ऑडिट करने के बाद ऐसा लग रहा है तो आप बोलोगे डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं ओपिनियन नहीं दूंगा और फीस लेके जाऊंगा। विड्रॉ किया तो फीस नहीं मिलेगा, समझा क्या? इज दिस क्लियर टू यू? दूसरा, अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड ही नहीं करता है 1 और मोर रिक्वेस्टेड WR, डिस्कस करो, ऑब्वियसली आपको पूरे मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे क्या आ जाएगा? डाउट आ जाएगा। कहना इसे आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। अप्रोप्रिएट एक्शन दोनों के अंदर क्या होगा? ये दोनों चीज किधर जा रहा है? इधर डिस्क्लेमर पे जा रहा है। किधर जा रहा है? तो ये डिस्क्लेमर कब आएगा? ऊपर का दोनों सिचुएशन लिखा है, द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एज पर 705। अगर वो कंक्लूड करता है दैट देयर इज अ सफिशिएंट डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट WR इज नॉट रिलायबल, कहना इसे सिचुएशन बना रहा है यहां पे। एंड नंबर 2, मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द WR, कहना इसे सिचुएशन नंबर 2। तो ऊपर का 1 and 2 का कंक्लूजन किधर है? 3rd में, दैट इज योर डिस्क्लेमर। सिंपल सी चीज है यार। अगर वो मुझे WR प्रोवाइड नहीं करता है मतलब उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से नहीं बनाया है। डिस्क्लेमर इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि ऑडिट ऑलमोस्ट हो गया है और ये भी ठीक ना लगे तो विड्रॉल कर दो। ऊपर अगर WR दिया बट WR में एविडेंस क्या है? रिलायबल नहीं है। मुझे लग रहा है मैनेजमेंट जानबूझ के कुछ और लिखने का ट्राई कर रहा है, रियलिटी में कुछ और है, मतलब उनका कोई भी काम क्या नहीं होगा? रिलायबल नहीं होगा। दोनों केस में किधर जाना पड़ेगा? 705 में। और वो लोग रेकमेंड क्या कर रहे हैं? डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं दोनों सर्कमस्टेंसेस में। अब पढ़ो ना, A and B इज द हेडिंग ऑफ 1 and 2। A and B is the heading of 1 and 2 and A and B जब आएगा तो क्या आएगा? डिस्क्लेमर आएगा। मतलब 1 and 2 में क्या आएगा? डिस्क्लेमर आएगा। समझा क्या? कनेक्टेड हो। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने की बजाय घुमा फिरा के लिखा है। आपको एग्जाम में किधर क्वेश्चन आ सकता है, इसको मार्क कीजिएगा। रिक्वेस्टेड WR नॉट प्रोवाइडेड आया है इंटर में 1-2 बार क्वेश्चन। कुछ नहीं, मैनेजमेंट से डिस्कस करो, उनके इंटीग्रिटी के चीजों को रीइवैल्यूएट करो और आपको लगता है भाई ये मैटर रिजॉल्व नहीं है, गो टू 705। क्या दे दोगे? डिस्क्लेमर। और एक्सट्रीम केस है डिस्क्लेमर भी नहीं देने का तो विड्रॉ कर दीजिएगा। दिस इज SA 580। अभी
एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 580 को कैसे पढ़ोगे, अगली बार जब रीड करोगे ये फॉलो करने का। 1D.94 पे आओ, पहले पढ़ोगे 1 2 5 6, बस ये इंट्रोडक्शन हो गया। 1 2 5 6 पढ़ोगे ये, फिर आओ ऑब्जेक्टिव पे, इसको मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो क्या है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा डब्ल्यू आर, वही तो ऑब्जेक्टिव है। देखो यू शुड ऑब्टेन डब्ल्यू आर, किससे ऑब्टेन करोगे, मैनेजमेंट से, कि भाई आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फुलफिल की है यही तो लिखवा के लेंगे ना उनसे। दूसरा चीज, क्या ये डब्ल्यू आर विल एक्ट एज अ सपोर्टिंग एविडेंस, यस। कैन आई से दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट टू माय अदर ऑडिट एविडेंसेस। तो सर डब्ल्यू आर क्यों ले रहे हैं हम, ये सपोर्ट बन जाएगा अदर एविडेंसेस के लिए। सुनो, आपने डब्ल्यू आर मांगा, डब्ल्यू आर या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो डाउट किस पे आएगा, रिलायबिलिटी पे, और डब्ल्यू आर दिया ही नहीं तो पूरा मैनेजमेंट पे डाउट आएगा। देखो, टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू डब्ल्यू आर इफ दैट इज प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, अगर दिया है तो रिलायबल है कि नहीं चेक करोगे, एंड इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड डब्ल्यू आर तब भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तब क्या रिस्पॉन्ड करोगे, 705। अरे या तो डब्ल्यू आर मिलेगा ही नहीं, या डब्ल्यू आर मिला बट क्या नहीं लगता है, रिलायबल नहीं लगता, दोनों केस में रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना यार। तो ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्टेन डब्ल्यू आर, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्टिंग एविडेंस, एंड अगर डब्ल्यू आर मिले तो भी रिस्पॉन्ड करना, नहीं मिले तो भी रिस्पॉन्ड करना, दैट इज कॉल्ड एज टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए एक बार। आगे आइए, इधर वर्ड मार्क कर लीजिएगा, किससे ऑब्टेन करना होता है, मैनेजमेंट से। फ्रॉम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। कब ऑब्टेन करना होता है, नंबर 1 मार्क कर दीजिएगा, as close as possible to audit report date but never after audit report date. Next, form of written representation, it should be a written letter addressed to the auditor. Number 1, ये सब एमसीक्यू के लिए आना चाहिए। 4 मार्क के लिए सबसे कॉमन क्वेश्चन, डब्ल्यू आर नॉट प्रोवाइडेड और डाउट अबाउट रिलायबिलिटी, बट वेरी हाई चांस नॉट प्रोवाइडेड। क्या करोगे, डिस्कस करोगे, समझोगे, रीवैल्यूएट करोगे एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब 705। व्हाट विल यू डू, विल यू गिव अ डिस्क्लेमर, यस। एक्सट्रीम केस, कैन यू आल्सो विथड्रॉ, यस। क्लियर है, आगे आओ। ये नोट के अंदर अंडरस्टैंडिंग के सब आना चाहिए, बट एग्जाम के क्वेश्चन के लिए सबसे कॉमन क्वेश्चन, कंटेंट्स ऑफ डब्ल्यू आर। नंबर 1, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस ऑफ एम्प्लॉइज टू द ऑडिटर। सारे ट्रांजैक्शन जो है वो उन्होंने क्या किए हैं, रिकॉर्ड किए एंड रिफ्लेक्ट किए हैं। इतना लिख दोगे क्या, यही चीज आपको मैंने डब्ल्यू आर के लेटर के अंदर इंपॉर्टेंट मार्क करवा के दिया है, 1412। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आईसीआई को पसंद है, बोल देता हूं आपको, क्वेश्चन ढूंढ लेना, मिल जाएगा क्यूएनए मॉड्यूल में। क्वेश्चन ये बोलता है, मैनेजमेंट आपको बोलता है सर एक काम करो, ऑडिट आराम से खत्म कर दो, टाइम पे खत्म नहीं होता है, इसलिए एक काम करो, रिसीवेबल चेक मत करना, रिसीवेबल के रिगार्डिंग हम सर्टिफिकेट देने को तैयार है, और हम बराबर से काम भी करेंगे कि रिसीवेबल में गलती नहीं मिलेगी। विल गिव यू अ सर्टिफिकेट दैट विल एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। रिसीवेबल छोड़ के बाकी सब चेक कर लेना, क्या ये एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं। सिर्फ सर्टिफिकेशन या रिप्रेजेंटेशन जो मिलेगा, क्या वो ऑडिट एविडेंस है, हाँ। क्या नहीं है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, समझा क्या। कहना इसे पहले 4 पॉइंट 1 2 5 6 उससे में आपका आंसर हो जाएगा। दैट वाज द गुड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो इंटर में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। अभी गुड, मेरे हिसाब से 560 570 580 खत्म होता है। 700 सीरीज में 700 701 705 706 ये भी खत्म होता है। इज दिस क्लियर टू यू? Are we good? That's all for today. Thank you. Thank you, online students. Just 1 second. Just 1 second.
ऊपर आना एक सेकेंड।